हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है अक्षांश और देशांतर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 के माध्यम से अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को क्लियर किया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे अक्षांश रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा और साथ ही साथ विषुवत रेखा से आने वाले प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे देशांतर रेखा से बचे हुए कुछ प्रश्नों को, जैसे में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच रेखा और स्थानीय मानक समय रेखा से कुछ संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए, कुछ पिछले क्लास में जो प्रश्न पढ़ाए गए थे उनको एक बार रिकॉल कर लिया जाए। तो हम जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इतना सारा प्रश्न को हम लोग पहले कर चुके हैं। ये जो ये जो है पृथ्वी को दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाला रेखा है, जिसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा होता है जो 0 डिग्री का क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा। तो इतना याद करेंगे। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ ये जो पूरे संपूर्ण पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में जो विभाजित करता है, इस रेखा का नाम है, ये भी 0 डिग्री का जो ही रेखा है, यह भी काल्पनिक रेखा है। यह भी काल्पनिक रेखा है। और काल्पनिक रेखा होने के साथ साथ इसे ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। ग्रीनविच रेखा है। पूछा जाएगा कि वह कौन सी रेखा है जो संपूर्ण पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, तो ग्रीनविच रेखा है। तो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री का काल्पनिक रेखा है। तो इस तरह से समझें। अब उत्तर से दक्षिण जितने भी सारे रेखाएं खींची जाएगी, वो सारी रेखाएं जो है देशांतर रेखा कहलाएगी। इस प्रकार से यहाँ मैं बना रहा हूँ, उस तरह से सभी रेखाएं जो है क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। और यहाँ देखा जाए कि हमने आगे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पश्चिम से पूरब से पश्चिम, इस तरह की जो कुछ रेखाएं खींची गई थी वह अक्षांश रेखा था। और अक्षांश रेखाओं में भी कुछ रेखा था जिसको हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जाने थे। तो पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखा। ये सब बात जो है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखे थे कि 23.5 डिग्री और यहाँ पे था एक 66.5 डिग्री। इन रेखाओं को भी उसी प्रकार से 23.5 डिग्री यहाँ भी लिखेंगे और फिर 66.5 डिग्री का रेखा जो भी है यहाँ भी है। तो इस तरह के जो है इस रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा। ये मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। और इसको हमने बताया था कर्क रेखा। और ये था आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। तो थोड़ा सा इन सब बातों को हमेशा चर्चा करके चलना चाहिए। यहाँ देखा जाए, अगर पूछा जाए कि 23.5 डिग्री पर जो रेखा बनती है वह कौन सी रेखा है? अंटार्कटिक रेखा। इसे अंटार्कटिक रेखा को एक और नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुवीय अंटार्कटिक रेखा। और इसको बोलते हैं उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक रेखा। तो इन सब बातों को हम लोग क्लियर करेंगे। 66.5 डिग्री का जो रेखा है अंटार्कटिक रेखा, इसको कहते हैं। 23.5 डिग्री का जो रेखा नीचे की ओर है, विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा, और विषुवत रेखा के नीचे ही 66.5 डिग्री के रेखा को अंटार्कटिक रेखा। उसी प्रकार के ऊपर के भी याद करेंगे। इस तरह से याद करते हुए चलेंगे। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि यदि अगर हम इस ध्रुव पे खड़ा हैं, इस ध्रुव पे हम खड़े हैं, और अगर यहाँ आना चाहेंगे, उत्तरी ध्रुव पर खड़ा है और दक्षिणी ध्रुव पर आना चाहेंगे, तो तापमान और गुरुत्वाकर्षण में क्या अंतर होगा? सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण से यहाँ प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुरुत्वाकर्षण से रहता है कि कोई व्यक्ति अगर उत्तरी ध्रुव पे है और यदि दक्षिणी ध्रुव पर आना चाहेगा तो तापमान या गुरुत्वाकर्षण में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ विषुवत रेखा से अगर इंडिकेट किया जाए तो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ने पे क्या होता है
जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। और इस तरफ भी आने से क्या होता है, इस तरफ भी आने से जी का मान क्या होता है, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर ये याद रहेगा तो बन जाएगा। तो यहाँ से एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, घटेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, घटेगा। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा तो फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से लिख देंगे, अगर व्यक्ति को यहाँ आना चाहेगा इस तरफ से तो पहले क्या होगा, घटेगा। उसके बाद यहाँ तक घटते आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब चलेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण से प्रश्न को याद रखेंगे। पूछ दिया जाता है कभी कभी कि यदि कोई उत्तरी ध्रुव की ओर है और उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा के पास आना चाहेगा तब गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, लेकिन ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो घटेगा। और फिर से विषुवत रेखा से अगर यदि दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो फिर से बढ़ेगा। तो यहाँ से एक कंडीशन बन गया कि यहाँ से विषुवत रेखा के पास यहाँ से विषुवत रेखा के पास आने तक घटेगा और फिर जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो बढ़ेगा। तो यहाँ से कंडीशन बनेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरह दिया रहेगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। इतना सारा बात हो गया। अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से प्रश्न क्या बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देशांतर रेखा से प्रश्न बना कि उस उत्तर से दक्षिण जो खींचा जाता है, जितनी भी रेखाएं उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। और इसका दूरी पूछा जाता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा, जैसे में ये देशांतर रेखा है और ये भी देशांतर रेखा है, ये भी देशांतर रेखा, ये सब जो है देशांतर रेखा है। तो इन दोनों के बीच जो है अधिकतम दूरी कितना किलोमीटर का होगा, तो 111.32 किलोमीटर का दूरी होगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दूरी होती है 111.32 किलोमीटर का। और इन देशांतर रेखाओं का कुल संख्या, अगर कुल संख्या पूछा जाए, कुल संख्या, तो कुल संख्या इसका होता है, सबसे पहले याद करने का तरीका, आप मैथ बनाए होंगे तो 180, 360 इस सब प्रश्नों को जाने होंगे कि 360 का किसका मान होता है। तो उसी प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, कुल देशांतर रेखा कितनी है। तो कुल देशांतर रेखा, जैसे में आप पहले से भी जानते हैं कि ये है विषुवत रेखा, ये कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा है और ये है क्या, ग्रीनविच रेखा। बीच में एकदम खींचे जाने वाला रेखा कौन रेखा है, ग्रीनविच रेखा। तो यहाँ से क्या हुआ, इस ग्रीनविच रेखा से इधर और इस ग्रीनविच रेखा से इधर, इस तरफ जो है 180 है और इस तरफ क्या है 180 है। तो दोनों मिलकर कितना हो गया 360। तो इस प्रकार से जो हो गया देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या अगर पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो 360 है। और देशांतर रेखा से क्या प्रश्न बनता है, समय और स्थान का जानकारी देता है। समय और स्थान का जानकारी कौन देता है, देशांतर रेखा। पहले से कुछ प्रश्नों को इसलिए लिख कर रखे हुए हैं क्योंकि लिखने में जो है समय जो है बर्बाद हो जाता है, इसलिए बताने के साथ साथ जो पहले से लिखा हुआ रहेगा तो उसको इंडिकेट सिर्फ करना रहेगा। तो यहाँ से प्रश्न हो गया कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, तो 180 प्लस कितना 360, मतलब ग्रीनविच रेखा से 180, इस तरफ इतना 180 है और इस तरफ भी 180 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 360। और देशांतर रेखा से किसका जानकारी मिलता है, तो यहाँ से समय और स्थान का जानकारी मिलता है। समय और स्थान का जानकारी का मतलब आप पढ़ेंगे तिथि रेखा, मानक समय रेखा, तो इसी से निर्धारण किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बना कि भारत हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया की बात यहाँ से इस तरह से अगर लिखेंगे तो यहाँ कौन सा देश है स्थित, इंडिया है। तो इंडिया जो है उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में इंडिया स्थित है 23.5 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, ये जो रेखा कितना डिग्री, 23.5 डिग्री पे है। तो अगर ये पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है तो 360 में भारत में कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो भारत में कुल 30 देशांतर रेखाएं हैं। भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 30 देशांतर रेखाएं हैं। याद रखिएगा, जैसे में इतना जो क्षेत्र भारत घेरता है तो कुछ ही देशांतर रेखा इससे गुजरेगा ना, बाकी तो इधर से गुजरेगा। तो अब जितना भी गुजरा उन संख्या, उसको संख्या पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 30 देशांतर रेखा है। और साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी हो गया कि 1 डिग्री पार करने में, 1 डिग्री अगर हम पार करते हैं तो उसमें हमारा समय लग जाता है 4 मिनट का। कितना मिनट का लग जाता है, 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है
तो 15 डिग्री पार करने में कितना मिनट का समय लगेगा? 60 मिनट का, अर्थात 15 मिनट पार करने में 1 घंटा का समय लगता है। तो इन सब प्रश्नों को यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि देशांतर रेखा से किसका जानकारी मिलता है, समय और स्थान का। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना हो गया? 360। दूरी कितना हो गया? 111.32 किलोमीटर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। और यहाँ से एक और प्रश्न आएगा, देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? जैसे देशांतर रेखा तो आप पहले जान रहे हैं, सर्वाधिक दूरी कहाँ है? यहाँ अगर ये इन दो देशांतरों के बीच की अगर दूरी देखा जाए तो कम है, और यहाँ पर अगर धीरे धीरे आते हैं, यहाँ देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि देशांतर रेखाओं की सबसे कम दूरी कहाँ होती है? तो कम दूरी हो जाएगा ध्रुव पर। यहाँ से लिख देते हैं, अगर कम दूरी देखा जाए, देखिए इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बहुत यहाँ कम है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कम होगा, कम दूरी कहाँ? ध्रुव पर। और अधिक दूरी कहाँ? विषुवत रेखा पर। अधिक दूरी कहाँ? विषुवत रेखा पर। तो ये सब प्रश्न याद रखिएगा कि देशांतर रेखाओं की सबसे कम दूरी कहाँ होती है? ध्रुवों पर, और सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। दोनों ध्रुव पर देशांतर रेखा का दूरी जो है जाकर के सट जाएगा तो कम होगा, लेकिन यहाँ पर जाकर विषुवत रेखा पर क्या होता है? देखिए थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो देशांतर रेखा की दूरी सबसे अधिक होती है विषुवत रेखा पर, और सबसे कम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। इतना बात क्लियर हो गया। तो हम लोग देशांतर रेखा से आने वाले प्रश्नों को क्लियर कर चुके हैं। आप देखेंगे ग्रीनविच रेखा क्या है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। अब देखिए ग्रीनविच रेखा हम पहले चर्चा की है कि 0 डिग्री का काल्पनिक रेखा है। यह ग्रीनविच रेखा जो है, यह ग्रीनविच रेखा जो है इलाहाबाद के, यहाँ याद रखिए ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, यह ग्रीनविच रेखा क्या किया गया? इलाहाबाद के नैनी से खींचा गया। सॉरी, यह जो ग्रीनविच रेखा है, प्राइम मेरिडियन रेखा, जिसको हम लोग हिंदी में प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा पूछा जाता है कि प्रधान याम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है या किस देश में है? तो प्रधान याम्योत्तर रेखा या लंदन से गुजरता है। लंदन जो टेम्स नदी किनारे स्थित है। पूछा जाएगा कि लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी किनारे। यहाँ से फिर से एक प्रश्न आएगा कि 0 डिग्री का जो ग्रीनविच रेखा है वह किस देश से गुजरती है? तो लंदन से गुजरता है, और यह कितना? 0 डिग्री का क्या है? काल्पनिक रेखा है। यहाँ से एक और प्रश्न आएगा कि ये जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से अगर हम पूरब की ओर बजाएंगे, पूरब की ओर जाने पर क्या होगा? 4 डिग्री क्या होगा? बढ़ेगा। 4 मिनट का समय बढ़ता है, 4 मिनट का समय बढ़ता है, 4 मिनट का क्या होता है? समय बढ़ जाता है। लेकिन ग्रीनविच रेखा से अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का समय क्या हो जाएगा? घटेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न आएगा फिर से एक बार कि मानते हैं ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, और ग्रीनविच रेखा से अगर हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 4 मिनट का क्या होता है? लाभ होता है। और अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का क्या होता है? 4 मिनट का हानि होता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखेंगे। यही प्रश्न यहाँ पे बोला कि पश्चिम की ओर अगर हम पश्चिम से पूरब जाते हैं तो 4 मिनट का लाभ होता है, और पूरब से अगर पश्चिम आते हैं तो 4 मिनट का क्या होता है? हानि होता है। तो यहाँ 4 मिनट का हानि और 4 मिनट का लाभ का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्रीनविच रेखा से इस तरफ आते हैं तो 4 मिनट घटते जाएगा 4 मिनट। लेकिन यहाँ अगर इस तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट का क्या होगा? लाभ होते जाएगा। तो इस तरह से बोला कि पूरब या पश्चिम, ग्रीनविच रेखा से पूरब बढ़ने या पश्चिम बढ़ने का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। और 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट समय लगता है? ये पहले ही बता चुके हैं। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री घूमने में कितना मिनट समय लगेगा? 60 मिनट का, अर्थात 1 घंटा लगेगा। अब यहाँ से बोलता है कि यही अगर जोड़ा जाए, देखा जाए तो हमारा भारत जो है यहाँ से अगर वही बात तो यहाँ भी हुआ, ये ग्रीनविच रेखा है, इधर जाएंगे तो 4 मिनट घटेगा और इधर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा। तो पूछा जाता है कि भारतीय जो समय रेखा, मानक समय रेखा है, हम पढ़ाएंगे आने वाले समय में, मतलब भारत का परिचय पार्ट 1 पार्ट 2 में इस तरह से देखा जाएगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा और साथ साथ भारतीय मानक समय रेखा क्या है। तो भारतीय मानक समय रेखा एक यहाँ बताएंगे कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य से होकर के गुजरती है, 5 राज्य से होकर गुजरती है। उन 5 राज्यों में था उड़ीसा,
ऐसे ऐसे याद करेंगे। यूपी एमपी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, यूपी एमपी और एपी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, एक था छत्तीसगढ़, एक था उड़ीसा। इन जो है 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा बोला जाए तो भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री का हमारा रेखा है? 82.5 डिग्री का रेखा है। कितना डिग्री का? यहाँ 82.5 डिग्री का। तो यहाँ देखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से, बाद में हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न बन रहा है, ये वाला इस रेखा को जीएमटी रेखा कहते हैं। किसको जीएमटी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच रेखा को क्या बोला जाता है? जीएमटी रेखा ही बोलते हैं। जीएमटी का फुल फॉर्म आप खोज लीजिएगा। अब देखिए जीएमटी रेखा कहा जाता है, हम लोग जो भारतीय मानक समय रेखा है इसको आईएसटी कहते हैं। आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि बोला गया कि ग्रीनविच रेखा से इधर जाएंगे तो 4 मिनट घटेगा, उधर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, पूरब जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा। तो हमारा भारत जो है यहाँ पे स्थित है, तो कितना घंटा के अंतराल पर है ग्रीनविच रेखा से? ये जो ग्रीनविच रेखा है इससे कितना आगे है पहले, तो इतना इससे कितना आगे है, यही प्रश्न को अगर बोला जाए तो यहाँ से हम देखेंगे कि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय जो है, भारतीय मानक समय रेखा जो 5.5 घंटा क्या है? आगे है। 5.5 घंटा कितना है? आगे है, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री का रेखा है? 82.5 डिग्री का। 82.5 डिग्री का भारतीय मानक समय रेखा जो है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का जो भारतीय मानक समय रेखा है, उसमें अगर हम 4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। और 330 को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 5.3 आ जाएगा। मतलब 5.5 घंटा। ये जो जीएमटी है, इस ग्रीनविच रेखा को क्या कहते हैं? जीएमटी। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है इसको क्या कहते हैं? आईएसटी। तो जीएमटी और आईएसटी में जो फासला हुआ इतना, यह कितना घंटे का है? तो 5.5 घंटा का, क्योंकि हमारा भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री का रेखा है? 82.5 डिग्री का। तो 82.5 को अगर हम यहाँ से लेकर के 4 गुना लेकर के 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 330 मिनट आएगा। 330 मिनट आएगा। और 330 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो हमारा इसका मतलब ही हो गया कि जीएमटी और आईएसटी में अंतर जो है कितना का है? 5.5 घंटे का है। कहीं लिखे होंगे कितना का है? 5.5 घंटे का। तो इस तरह से प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ से अब हम लोगों ने ग्रीनविच रेखा कंप्लीट किया। ग्रीनविच रेखा को क्या कहता है? प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। यह लंदन से गुजरता है। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी किनारे है। और यह भी 0 डिग्री काल्पनिक रेखा है, ये भी बता चुके हैं। ग्रीनविच रेखा से पूरा बढ़ने पर 4 डिग्री बढ़ेगा, पश्चिम जाने पर 4 डिग्री घटेगा। 1 डिग्री घूरने में कितना मिनट? 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 डिग्री घूरने में 15 चौक 60 मिनट का समय लगेगा। इस रेखा को जीएमटी रेखा कहते हैं। किस रेखा को? ग्रीनविच रेखा को। ग्रीनविच रेखा को जीएमटी लिखें, जीएमटी यहाँ भी लिखे हैं। कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध क्या? ये तो पहले ही बता चुके हैं कि ग्रीनविच रेखा 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न देखेंगे कि एक 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में जो है एक वाशिंगटन में क्या हुआ था? वाशिंगटन में क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन, वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सबसे पहले क्या कहा गया कि किसे तिथि रेखा बनाया जाए और किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक है और एक है ग्रीनविच रेखा। ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से क्या बोलता है कि यह 180 का काल्पनिक रेखा है। ठीक है। और 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में क्या हुआ था? 1884 में एक सम्मेलन हुआ था। इसमें तय हुआ था कि किसे तिथि रेखा माना जाए और किसे दिनांक रेखा माना जाए। तो इस तरह से प्रश्नों को बताया गया कि तिथि रेखा हम कहते हैं 180 डिग्री का जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? तिथि रेखा कहते हैं। और जो 0 डिग्री का जो ग्रीनविच रेखा है इसको कहते हैं मानक समय रेखा, या मतलब किसी देश का जो है स्थिति ज्ञात करने वाला रेखा जो। तो यहाँ से प्रश्न आ गया हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री का रेखा का काल्पनिक रेखा है, उसको क्या कहते हैं? तिथि रेखा कहते हैं।
तो इससे सबसे पहले प्रश्न हम लोग देखेंगे 180 का तिथि रेखा से। 180 का तिथि रेखा जो है यह जलीय क्षेत्र से गुजरता जाता है। जलीय क्षेत्र से गुजरता है। तो जलीय क्षेत्र में कहाँ से गुजरता है? तो प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से गुजरता है। प्रश्न पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री का रेखा है? तो 180 डिग्री का तिथि रेखा है। ठीक है। ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा है कि यह जो है समय का निर्धारण करती है, यह तिथि का निर्धारण करता है। समय और तिथि में अंतर होता है, समय और तिथि में अंतर होता है। तो यहाँ से तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री का जो है तिथि रेखा जो है, या जो प्रशांत महासागर से जलीय क्षेत्र से गुजरता है, इसको इस सम्मेलन में 1884 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन में। इस वाशिंगटन सम्मेलन में 180 डिग्री का जो रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तिथि रेखा कहते हैं। और दिनांक रेखा किसे कहते हैं? तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इससे समय का जानकारी मिलता है। ग्रीनविच रेखा से किसका जानकारी मिलता है? समय का। अब यहाँ से प्रश्न आया कि देखिए एक प्रश्न और है यहाँ से कि तिथि रेखा मान लेते हैं ये है तिथि रेखा 180 डिग्री का काल्पनिक तिथि रेखा है। तो 180 डिग्री का जो तिथि रेखा है, इसके नीचे जो ठीक जो है 0 डिग्री का रेखा है। तो इसके अगर मान लीजिए 180 है, तो इस तरह का जो अगर रहेगा जलीय क्षेत्र, तो इस तरह का जो रहेगा डिग्री वह 179 रहेगा प्लस में, और इधर सा 179 जो रहेगा माइनस में रहेगा। अगर ये मान लिया जाए, थोड़ा सा यहाँ समझना में जगह का अभाव इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ से मिटाते हैं थोड़ा। देखिए जैसे में तिथि रेखा 180 डिग्री का क्या है? तिथि रेखा है। और 180 डिग्री के नीचे जो होता है 0 डिग्री का रेखा है। तो इस तरह से जो अगर बनेगा जलीय क्षेत्र में जो रेखाएं, तो 179 का 179 अगर इधर 179 रहता है, तो इस तरफ क्या रहेगा? माइनस। यहाँ से देख लिया जाए, अगर इधर 25 रहेगा 25 डिग्री, तो यहाँ रहेगा 24 डिग्री। यहाँ रहेगा अगर 26 डिग्री, तो यहाँ रहेगा 25 डिग्री। अर्थात एक दिन का अंतर मिलेगा वहाँ पे। तो मतलब इस तरफ अगर 24 रहेगा तो इधर क्या रहेगा? 25 रहेगा। तो तिथि रेखा के संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ से देखेंगे कि तिथि रेखा किसे घोषित किया गया? 1884 में जो सम्मेलन हुआ वाशिंगटन में वो जो तिथि रेखा किसे घोषित किया गया? 180 को घोषित किया। और एक प्रश्न और यहाँ पे पूछा जाएगा कि पूरे पृथ्वी पर कितने समय जोन है? समय जोन कितना है? तो 24 समय जोन है। कितना समय जोन है? 24 समय जोन है। क्योंकि घंटा जो होता है कितना का होता है? 24 घंटे का। और 24 घंटे का होता है, तो समय जोनों की संख्या कितनी है? तो 24। समय जोनों की संख्या कितना है? 24। और तिथि रेखा किसे कहा गया? 180 को। तो इतना बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं, जैसे में हम बता रहे थे तिथि रेखा 180 वाला, ज़्यादा कुछ था नहीं, अगर विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर क्या बताए थे कि इधर प्लस रहेगा और इधर क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो इधर अगर 24 रहेगा, इस तरफ अगर 24 घंटा रहेगा, तो इधर क्या रहेगा? इधर अगर 24 घंटा रहेगा तो इधर क्या रहेगा? 25 घंटा रहेगा। अगर इधर 23 घंटा रहेगा तो इस तरफ क्या रहेगा? 24 घंटा रहेगा। तो मतलब एक दिन का लाभ रहेगा। तो हमारा जो समय जोन है 24 घंटा का है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। तो इस तरह से समय जोनों की संख्या कितनी हो गई? 24 घंटा हो गया। अब यहाँ स्थानीय मानक समय रेखा, स्थानीय मानक समय रेखा हम बताएं कि भारत के 5 राज्यों से स्थानीय मानक समय रेखा गुजरती है ना। भारत के 5 राज्यों से स्थानीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो यहाँ से 5 राज्य हम लिखे थे, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 5 राज्य हो गया। अब यहाँ से बोला गया कि भारत 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थित है। तो ये बात सही है कि भारत, देखिए यहाँ से क्या बोला गया था कि 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये है। तो इधर से इधर जो स्थित है देशांतर के रूप में, देशांतर रेखा को काटने वाला देशांतर के रूप में कहलाता है। तो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक स्थित है यहाँ भारत। इसलिए इसका समय का निर्धारण जो किया गया, इसके 68 और 97 के बीच में 82.5 डिग्री। तो हमारा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का है, जो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद एक शहर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरता है। अगर नैनी भी नहीं दिया रहे तो यहाँ दिया हुआ रहेगा मिर्ज़ापुर। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा
82.5 डिग्री है, जो कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी शहर से। और दोनों में से अगर कोई नहीं रहे तो मिर्ज़ापुर रहेगा, तो मिर्ज़ापुर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ से प्रश्न आ गया कि जो बड़े क्षेत्रफल वाले देश होते हैं, जैसे में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। रूस है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, रूस है। तो रूस में एक समय जोन से काम नहीं चलेगा, तो कम से कम एक से अधिक हो सकता है। तो सबसे अधिक समय जोनों की संख्या कहाँ पर है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस में है। रूस में कितना है? रूस में 11 स्थानीय मानक समय रेखा है। 11 स्थानीय मानक समय रेखा है। मतलब इस रूस में जो मानक समय रेखा जो निर्धारण किया जाता है वह 11 है उस समय। और भारत में क्या है? एक ही है। भारत में एक है 82.5 डिग्री का, और रूस में है 11 है। 11 तरह के जो है रेखाएँ हैं जिससे वह रूस में समय का निर्धारण किया जाता है। हाँ, ये हो सकता है जो बड़े क्षेत्रफल का देश है उसमें एक से अधिक स्थानीय मानक समय रेखा हो सकता है। उसी प्रकार से रूस में 11 स्थानीय मानक समय रेखा है। तो यही बोला। यहाँ से बोले हैं कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी शहर से। और नैनी शहर इलाहाबाद यूपी में है। अगर दोनों नैनी और इलाहाबाद नहीं रहे तो मिर्ज़ापुर कभी कभी रहता है, याद रखिएगा। अब देशांतर रेखा और समय निर्धारण। देशांतर रेखा और समय निर्धारण हम पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी को 360 घूमने में 360 डिग्री घूरने में 1440 मिनट लगता है। 304 पृथ्वी अगर घूरती है, पृथ्वी घूरती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी यहाँ से कहाँ लिखें? पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूरती है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से कहाँ घूरती है? पूरब। तो पश्चिम से जब पूरब घूरती है, यही बोला कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगता है। तो 1440 मिनट लगता है, इसलिए 1 डिग्री घूरने में कितना मिनट लगता है? तो 1 डिग्री घूरने में कितना लगता है? 4 मिनट। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है तो 4 मिनट का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 4 मिनट का क्या हो जाएगा? लाभ होगा। तो 82.5 डिग्री जो है, जो समय है उसके पास आने में तो कितना लगेगा? तो 82.5 गुना 4 कर लेंगे तो 330 मिनट लगेगा। फिर से एक बार याद रखेंगे कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूरने में 1440 मिनट लगता है। अब पृथ्वी घूरती है पश्चिम से पूरब, तो 82.5 डिग्री का जो मानक समय रेखा है उसमें अगर हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री घूरने में 4 मिनट, तो 360 डिग्री घूरने में 1440 मिनट, 15 डिग्री घूरने में 15 चौक 60 मिनट। तो उसी प्रकार से 82.5 डिग्री का है, उसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना मिनट आएगा? 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर बदलेंगे घंटा में तो भागा मार देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ से ये बात हो गया कि ग्रीनविच रेखा से भारतीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा ये है और भारतीय मानक समय रेखा ये है, तो दोनों का बीच का अंतराल कितना घंटा का हो जाएगा? तो 5.5 घंटा का हो जाएगा। यहाँ दोनों के अंतर कितना का हो जाएगा? 5.5 घंटा का हो जाएगा। तो यहाँ से यही प्रश्न बोला गया था जो हम पहले ही बता चुके थे। और इसलिए IST और GMT में 5.5 घंटा क्या हो गया? अंतर है। भारत के पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा बोलता है। जैसे में अगर हम भारत के देखें, भारत का पूर्व में स्थित है, यहाँ जो भारत स्थित है पूर्वोत्तर में, भारत के सबसे पूर्व में एक राज्य है स्थित जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब पश्चिम एक राज्य है जिसका नाम है क्या? गुजरात। तो पूर्वी राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, और सबसे इधर जो है पश्चिमी जो है गुजरात। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितना घंटे का अंतराल है? तो 2 घंटे का अंतराल है। यहाँ 2 घंटे का अंतराल है। अब पूर्वी बिंदु क्या है? भारत के पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा में कितना? 2 घंटे का अंतराल है। जैसे में पश्चिमी सीमा कौन हो गया? गुजरात। पश्चिमी सीमा गुजरात। और पूर्वी सीमा कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो इतना बात हो गया क्लियर। अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं अक्षांश और देशांतर से। तो अक्षांश और देशांतर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, डिफरेंट पूछे जाते हैं कि अक्षांश और देशांतर में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा पूरब, तो पहले अंतर क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम खींचा जाता है। अक्षांश रेखा जब भी खींचा जाएगा तो पूरब से पश्चिम, लेकिन देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है यदि विषुवत रेखा को जोड़ लिया जाए तो। अब कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अगला प्रश्न है अक्षांश रेखा तापमान और मौसम की जानकारी देता है और जलवायु परिवर्तन के बारे में भी दिखाता है, लेकिन
देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा से क्या है कि इसका जानकारी मिलता है, समय और स्थान का जानकारी मिलता है। इस सब अंतर जो है हमेशा याद करते रहेंगे, अंतर कभी कभी पूछता है। और साथ ही साथ एक और है कि अक्षांश रेखा का हमेशा दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा सभी जगह बराबर होते हैं। जैसे अक्षांश रेखा जो है गोल गोल ऐसे इस तरह से, ये जो गोल गोल रेखा है अक्षांश रेखा, हमेशा दूरी जो है हर जगह पर क्या रहेगा, समान रहेगा अक्षांश रेखा का। लेकिन देशांतर रेखा का जाने हैं कि ध्रुव पर जा कर के देखिए कम हो जाता है और ध्रुव पर जाकर कम जाएगा और बीच में जा कर के दूर हो जाएगा। तो देशांतर रेखा का दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी परस्पर बदलते रहते हैं, लेकिन अक्षांश रेखा का दूरी हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न हो गया, तो अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न है कि अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। पूर्ण वृत्त जैसे में अक्षांश रेखा अगर इस तरह से रेखा घूरा तो उधर से भी ऐसे गोल रहेगा। अगर इमेजिन किया जाए कि अगर पृथ्वी गोल ग्लोब रहे तो कर्क रेखा जो इस तरह से घुरा रहे हैं गोल से घुरा हुआ रहेगा, लेकिन ये देशांतर रेखा जो है इस तरह से बना हुआ रहता है। तो यह वृत्त का निर्माण नहीं करती है, यह अर्धवृत्त का निर्माण करती है। जैसे में यह देशांतर रेखा इस तरह से है, अब बीच में ऐसे कर दी, तो इसका तो आकृति किस तरह से बन गया, इसका आकृति बन गया इस तरह से, तो ये अर्धवृत्त बन गया। लेकिन वही जो हम कर्क रेखा अक्षांश रेखा बता रहे हैं, तो अक्षांश रेखा इस तरह से घुरेगा तो ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगी अक्षांश रेखा, लेकिन देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करेगी। तो इस तरह से प्रश्नों को अच्छे ढंग से क्लियर कीजिए और पढ़िए एक बार अपने खुद से भी लिख करके। हमने तो रिपीट कर करके पढ़ाने का प्रयास किया और आप लोग भी इस तरह से एक बार लिख के पढ़ें ताकि आप लोग को भी याद हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।